ऐसे ही का नाम ये दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज की तरह आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम हाजिर हैं और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ऑन द शो के जरिए जानते हैं कि किन महत्वपूर्ण खबरों पर विशेष तौर पर हमारी नजर रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे ईपीएफओ के नियम में जरूरी बदलाव। जी हाँ, क्या कुछ ये बदलाव हो रहे हैं, डिटेल में आपको अब से बस कुछ ही देर में हम जानकारी देंगे। क्या गिग वर्कर्स के लिए आएंगी नई सुविधाएं? जी हाँ, बजट नज़दीक है और उसको लेकर के क्या कुछ नई नई चीज़ों पे बातचीत हो रही है, उनमें गिग वर्कर्स के लिए क्या कुछ मिल सकता है, डिटेल में बातचीत करेंगे। अमीर किसानों पर इनकम टैक्स की बात फिर उठी है। जी हाँ, इनकम टैक्स को लेकर के क्या कुछ नई अपडेट्स आई हैं वो आपको अब से थोड़ी देर में डिटेल में हम बताएंगे। और एलआईसी ने क्यों बेचे हैं अदानी के शेयर, ये भी खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर डिटेल में होगी विस्तार पूर्वक। और अमेरिका ने दिया है फिर झटका। कौन सा वो झटका है? अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर के लगातार अब जो है जिस तरीके से दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर के एक नया अपडेट है। और सरकार के पास कहां से आएगा गेहूं को लेकर के लगातार हम आपको अपडेट देते रहे हैं मनी सेंट्रल के अलग अलग कार्यक्रम में। आज भी जो अपडेट होगी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से आधार को हटा दिया है। यानी पीएफ खाते में डेट ऑफ बर्थ बदलवाने या सुधार के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं होगा। इस सिलसिले में ईपीएफओ की ओर से सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर उन दस्तावेजों की जानकारी दी गई है जिनका इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ बदलवाने के लिए होगा और उस लिस्ट में अब आधार शामिल नहीं होगा। सर, ईपीएफओ ने ये जो कदम उठाया है इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? ईपीएफओ ने आधार की व्यवस्था के तहत ही, आधार का जो 2016 का कानून है, उस कानून में एक प्रावधान है कि इसे डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं माना जाएगा। और ईपीएफओ ने उसी व्यवस्था के तहत कर्मचारी पेंशन की गणनाओं में इसे बाहर कर दिया है। यह महत्वपूर्ण है। हालांकि वैसे भी सामान्य रूप से अगर आप बिल्कुल ये देखें तो आधार को डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के तौर पर उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना आइडेंटिटी और एड्रेस और बाकी प्रूफ्स के लिए किया जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब सरकार की किसी बड़ी एजेंसी ने खास हिस्से को, क्योंकि आधार आमतौर पर अब पहचान का एकमात्र प्रमुख बेस या आधार बन गया है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, पहचान और बाकी एड्रेस के प्रूफ्स होते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी एजेंसी ने, सरकार की किसी एजेंसी ने इसमें से एक प्रावधान को, जो कि आधार एक्ट का हिस्सा है, उसका इस्तेमाल करते हुए डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के तौर पर इसे हटा दिया है। जी। इस बीच असंगठित मजदूरों और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार इन्हें कर्मचारी राज्य बीमा के दायरे में ला सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और योजना तैयार करने के लिए सभी भागीदारों से बातचीत हो रही है। योजना के तहत गिग वर्कर्स और असंगठित मजदूरों को ईएसआई के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। सर, गिग वर्कर को इससे किस तरीके का फायदा होता हुआ दिखाई देगा? लगातार पिछले 2-3 महीने से गिग वर्कर्स के लिए सुविधाएं चर्चा में है। नीति आयोग की तरफ से भी प्रस्ताव रखा गया था। अब यहाँ देखिए, सरकार की गिग वर्कर्स के साथ दुविधा शुरू होती है। जो इस फैसले से, जिस फैसले का संकेत हमको मिला, वो महत्वपूर्ण है कि सरकार जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ईएसआईसी, उसके दायरे में गिग वर्कर्स को लाना चाहती है। इसमें आमतौर पर छोटी इकाइयां आती हैं और ये सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी स्थिति है। मतलब पूरी तरह संगठित तो नहीं, पर सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि यहाँ इसके दायरे में आने के बाद विपुल जी, गिग वर्कर्स को हेल्थ केयर की सुविधाएं मिलना शुरू होंगी और फिर उन्हें असंगठित नहीं माना जाएगा या माना जाएगा, इस पर दुविधा होगी। क्योंकि गिग वर्कर्स का पूरा ढांचा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज में भी गिग वर्कर्स को तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए हायर किया जाता है। तो अब ये पूरी दुनिया में, भारत में भी कई जगह दबाव बन रहा है कि इनके लिए नई नई सुविधाएं दी जाएं। इस सुविधाओं में इनका स्तर क्या होगा? इन्हें गिग माना जाएगा, इन्हें पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड माना जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड माना जाएगा? ये बहस का विषय होगा। लेकिन हाल फिलहाल में याद होगा दर्शकों को कि अमेरिका में एक पूरा कानून पास कर दिया गया गिग वर्कर्स को लेकर। एक आदेश दिया लेबर डिपार्टमेंट ने, जिसमें वहां के गिग वर्कर्स को वो सारी सुविधाएं दी जाने की बात है जो नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं, खासतौर से ओवर टाइम और बाकी सुविधाएं। तो अब धीमे धीमे इन असंगठित या गिग वर्कर्स के लिए की सामाजिक सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूकता और सक्रियता बढ़ रही है। हो सकता है बजट में इस बार कुछ इस संदर्भ में घोषणाएं की जाएं।
चलिए, तो बजट पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि क्या कुछ आ सकता है बजट के अंदर। इस बीच रिजर्व बैंक की मॉनेटरी कमेटी की सदस्य आशिमा गोयल ने सुझाव दिया है कि सरकार चाहे तो अमीर किसानों पर इनकम टैक्स लागू कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब किसानों को सरकार जो पैसा भेजती है वो एक नेगेटिव टैक्स की तरह है। ऐसे में अमीर किसानों के लिए आयकर लागू किया जा सकता है। सर, अब इस तरह के सवाल उठने की क्या वजह आप मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है? करीब करीब 2 दशक बाद, 15 साल बाद विपुल जी, भारत के इनकम टैक्स के ढांचे में किसानों को शामिल करने की बात फिर वापस लौटी है। आज से करीब 10-12 साल पहले, 15 साल पहले इस बात पर चर्चाएं होती थी कि भारत के अमीर किसानों को पर इनकम टैक्स लगाया जाए, और तब तत्कालीन सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात पर सहमत थे कि नहीं, खेती को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। कारण और पैमाने वैसे ही हैं, बने हुए हैं। अगर आप भारत में देखें तो भारत में लैंड होल्डिंग का जो अधिकांश हिस्सा है वो छोटे किसानों और सीमांत किसानों के पास है, जिनको पर टैक्स लगने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है। पर भारत में अमीर किसानों के पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स है, और वो केवल किसान ही नहीं है, वो उद्योग भी है और बाकी चीजें भी हैं। आशिमा गोयल का यह सुझाव फिर उस बहस को मुख्य केंद्र में लाता है कि क्या खेती में भी जो अमीर अमीर किसान हैं उनकी आय का सही आकलन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक और मुद्दा महत्वपूर्ण है कि खेती की आय के सहारे टैक्स को बचाने के तमाम रास्ते भी निकलते हैं, और इसलिए आपको भारत में बहुत सारे उद्योगपति, कारोबारी, ट्रेडर खेती और में निवेश करते हुए, कृषि करते हुए मिलेंगे। तो इसलिए ये प्रस्ताव अगर आधिकारिक रूप से वित्त मंत्रालय के पास आता है तो ये विचार करने लायक होगा, और देखना होगा कि सरकार कृषि पर इनकम टैक्स लगाने की बहस में दोबारा उतरती है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा इसमें राजनीतिक रूप से हमेशा सरकारों ने इस बहस से अपने आप को दूर रखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर ये बहस शुरू होती है तो इस बहस का बड़ा फायदा है कि हमें कम से कम भारत में इनकम की सही नापजोख तो दिखाई देगी। हमें भी तो पता चलेगा कि भारत में किसानों की आय वास्तव में कितनी है, कितने किसान अमीर हैं, उनकी अमीरी की पैमाइश कैसे होती है, ये सारे तरीके भी अपनाने होंगे। तो भले ही ये बहस टैक्स ना लगाया जाए, लेकिन भारत में इनकम के सही आंकड़े, बेहतर आंकड़े होना भारत के लिए जरूरी है। बिल्कुल। इस बीच लाल सागर में तनाव की वजह से भारतीय निर्यात को लेकर के बड़ी चुनौती को देखते हुए अब सरकार ने फैसला लिया है कि निर्यातकों को फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए वाणिज्य सचिव ने वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्तीय सेवा विभाग से कहा है कि निर्यातकों को क्रेडिट व्यवस्था सुनिश्चित करें। तनाव की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के समाधान के लिए बुधवार को हुई अंतर मंत्रालय बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में शिपिंग मंत्रालय को कहा गया कि वो इस बात का आकलन करे कि तनाव की वजह से सामान की आवाजाही में कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सर, क्रेडिट व्यवस्था सुधारने से क्या वाकई में इस समस्या का समाधान निकल पाएगा, या दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए? सरकार लगातार सक्रिय, हम आपको बराबर बता भी रहे हैं कि केंद्र सरकार में लगातार इसकी कोशिशें चल रही है। भारत के 3 प्रमुख निर्यात इसमें प्रभावित हो रहे हैं। पहला निर्यात कपड़ों का है, दूसरा जरूरी सामान का है, और प्रमुख आयात भी प्रभावित हो रहे हैं जिसमें नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट भी है। अभी तात्कालिक तौर पर इतने बड़े आयात के लिए नया रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब अंतिम कोशिश ये है कि निर्यातकों को जो नुकसान हो रहा है उसे क्रेडिट से कवर किया जाए। हालांकि किस सीमा तक ये नुकसान कवर किया जा पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस रास्ते के बंद होने से विपुल केवल निर्यातकों नहीं, इंपोर्टर्स को भी दोनों तरफ से परेशानी है। इंपोर्टर के लॉसेस और ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें कच्चे माल की जरूरत है, उन्हें बहुत सारी सर्विसेज और सेवाओं की जरूरत है, वो भी नुकसान बड़ा है। और अब ये चीज भारत के व्यापार के बिल्कुल केंद्र में आ गई है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे भारत का अधिकांश व्यापार होता है निर्यात और आयात की दृष्टि से। इसलिए फिलहाल कोशिशें की जा रही है कि जो निर्यातकों के नुकसान है उन्हें क्रेडिट दिलाकर कवर किया जाए। जी। और इसी बीच विश्व व्यापार संगठन का मानना है कि लाल सागर तनाव की वजह से वैश्विक व्यापार की ग्रोथ पर खराब असर पड़ेगा। WTO चीफ के मुताबिक लाल सागर में तनाव की वजह से 2024 के दौरान वैश्विक व्यापार की ग्रोथ को लेकर वे आशावान नहीं है। WTO चीफ का यह भी मानना है कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व में पहले ही जो है चुनौती बनी हुई थी, और अब लाल सागर की वजह से इस पर और ज़्यादा चोट पहुंचेगी। सर, WTO को किस तरह का खतरा दिखाई दे रहा है इसमें? WTO ने पिछले साल भी अपने आकलन में कहा था कि विश्व व्यापार में वैसे भी सामान्य से कम ग्रोथ रहनी है। 2023 में तो 1% से कम की ग्रोथ थी, लेकिन इस साल करीब 3% के आसपास की ग्रोथ का आकलन WTO ने दिया है। लेकिन अब पूरी दुनिया के 2 प्रमुख व्यापारिक रास्ते बंद हैं। एक में पानी की कमी है पनामा कैनाल में, और दूसरी जगह अब सुरक्षा के गंभीर खतरे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया में ट्रेड का जो सामान्य का आवाजाही है उस पर गहरा असर है, और इसके अलावा मांग कम है, मंदी की संभावनाएं काफी गहरी हैं चारों तरफ, चाइना की अर्थव्यवस्था में भी और यूरोप की अर्थव्यवस्था में भी।
तो ग्लोबल ट्रेड पर अब और ज्यादा चुनौतियां हैं। इसके साथ और भी महत्वपूर्ण बात है, हालांकि WTO ने उसे भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन दूसरे बड़े बदलाव जो हो रहे हैं वो ट्रेड में अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध के कारण, रूस और यूरोप के रिश्ते खराब होने और प्रतिबंधों के कारण दुनिया के ट्रेड का ढांचा भी बदल रहा है। तो आने वाले कुछ महीनों में WTO शायद इस संदर्भ में कुछ स्थिति स्पष्ट करेगा, जिसकी प्रतीक्षा हमको रहेगी कि दुनिया का व्यापार बढ़ नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, लेकिन दुनिया का व्यापार एक नए तरीके से सिकुड़ रहा है और अब उसका रीजनलाइजेशन हो रहा है, एक छोटे क्षेत्र में वो केंद्रित हो रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसका असर हमें ओवरऑल दुनिया में ट्रेड की ग्रोथ पर दिखाई देगा। जी, और इसको लेकर के बहुत विस्तार पूर्वक सर आपने इकोनॉमिकम में भी बातचीत की थी, तो अगर आप बता सकें कि आखिर में उसमें किन विषयों पर हमने बातचीत की, और इसका हम लिंक जो है इसी कार्यक्रम में जो है अपने डिस्क्रिप्शन में जो है लगा देंगे। WTO की चीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में थी और वहां पर व्यापार को लेकर तमाम चिंताओं पर चर्चा हुई है, जिसमें ये भी चर्चाएं निकल कर आई हैं कि जो नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग है, इसका असर दुनिया के ट्रेड पर क्या पड़ेगा। इकोनॉमिकम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाकर आप विस्तार से समझ सकते हैं कि दुनिया का व्यापार इस साल 2024 में किस दिशा में मुड़ गया है, और एक बहुत बड़ी करवट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है, जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि व्यापार की दुनिया बदल रही है। गहराई से समझेंगे तो ये हमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े और ऐसे तथ्य मिलना शुरू हो गए हैं, जिससे दिखाई देता है कि दुनिया के व्यापार में पुराने भागीदार बदल रहे हैं और अब नए सिरे से व्यापार का भूगोल लिखा जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को आप विस्तार से देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पड़ा हुआ है। इस बीच सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC ने अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। LIC ने दिसंबर तिमाही में अदानी ग्रुप की कंपनियों में कुल 3,816 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। हालांकि इस हिस्सा बिक्री के बावजूद ग्रुप कंपनियों में LIC के निवेश में 54% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जनवरी के अंत में अदानी ग्रुप की कंपनियों में LIC का निवेश 36,470 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर के 56,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। सर, अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से अब तो अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी आ गई है, फिर ये हिस्सेदारी क्यों घटाई गई? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग की गई है ताकि मतलब जो है अपना LIC अपने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं उसके लिए? विपुल जी, इसमें हालांकि अगर से आप राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पिछले साल जनवरी में का ही समय था जब LIC के अडानी में निवेश पर खासा विवाद हुआ था, सवाल जवाब किए गए थे। लेकिन यहाँ इस हिस्सेदारी को कम होने में सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, क्योंकि कंपनी का LIC का निवेश अडानी ग्रुप में अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें तो बढ़ा है, लेकिन अब चूंकि LIC को नए रिसोर्सेज की जरूरत है बोनस देने के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए, और ये स्वाभाविक सी बात है कि LIC या दुनिया का कोई भी बड़ा निवेशक जब किसी स्टॉक में अच्छी रिटर्न मिल रहे हैं तो बिकवाली करता है। तो इसे LIC से की अदानी से दूरी के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि छोटा सा हिस्सा बेचा गया और वो भी LIC प्रॉफिट पर एग्जिट कर रही है अडानी से, जबकि पिछले साल की स्थिति थोड़ी दूसरी थी, जब अडानी के शेयर गिरे थे और LIC को बड़ा नुकसान हुआ था। शुरुआती 2-3 महीनों में LIC के बैलेंस शीट में वो नुकसान दिखाई दे रहा था। चलिए अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 7 साल के निचले स्तर तक टूट गया है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी तक केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 163.53 लाख टन रहा है, जो कि जनवरी की शुरुआत में 2017 के बाद सबसे कम स्टॉक है। हालांकि बफर नियमों के मुताबिक जितना स्टॉक होना चाहिए उसके मुकाबले ज़्यादा स्टॉक है। पिछले साल 1 जनवरी को केंद्रीय पूल में 171 लाख टन से ज़्यादा गेहूं का स्टॉक था, और इस बीच बुधवार को FCI ने OMS के तहत 4.2 लाख टन गेहूं की बिक्री की है, जो कि OMS के तहत एक दिन में हुई बिक्री का रिकॉर्ड है। इस साल खुले बाजार में FCI अब तक करीब 67 लाख टन गेहूं बेच चुका है। सर, सरकार के लिए ये घटता जो स्टॉक है वो कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं आप? अगर आप बफर की निगाह से देखें तो 138 लाख टन का बफर नॉर्म है, उससे ज्यादा स्टॉक है, 167 लाख टन का है। लेकिन अगर सरकार की अपनी स्कीमों के लिए गेहूं की जरूरत देखें, क्योंकि जो मुफ्त अनाज योजना है, तो उस हिसाब से गेहूं के स्टॉक में काफी खासी कमी दिखाई देती है। और जब भी सरकार के स्टॉक में भंडार में गेहूं का स्तर एक निर्धारित स्तर से नीचे जाता है, बफर से ऊपर भी हो, लेकिन अगर पिछले साल से नीचे जाता है, तो बाजार को इसके अपने तरीके के संकेत मिलते हैं कि सरकार को आने वाले महीनों में ज्यादा खरीदारी करनी पड़ेगी। अब चूंकि रबी की हार्वेस्ट का सीजन करीब आ रहा है, 1 महीने बाद ही मार्च अप्रैल से ही सरकार के कांटे लगेंगे, जहां से गेहूं की खरीद शुरू होगी। अब यहाँ वो जद्दोजहद शुरू होगी कि क्या सरकार किसानों को इस बात के लिए लुभा पाएगी कि वो अतिरिक्त अनाज खरीद सके, क्योंकि पिछले साल भी तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार को पर्याप्त अनाज
नहीं मिला था, गेहूं की खरीद नहीं हुई थी। इस साल रबी की पैदावार में कमी की आशंकाएं भी हैं, संभावनाएं ऐसी लग रही हैं कि अल नीनो के असर के कारण रबी की पैदावार में कमी आएगी। ऐसी स्थिति में गेहूं का पूरा हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब देखना आने वाले 2-3 महीनों में हमें दिखाई देगा कि केंद्र सरकार ने कितना अनाज खरीदा, और फिलहाल इस पूरी गणित में गेहूं की कीमतों में कोई बड़ी कमी होने की गुंजाइश नहीं बनती। ठीक। इस बीच खाद्य सुरक्षा के लिए देश के अनाज खरीद कार्यक्रम को विश्व व्यापार संगठन में स्थायी सुरक्षा दिलाने के भारत के प्रयास को झटका लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने अबुधाबी में होने वाली WTO की बैठक में भारत के प्रस्ताव को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों का समर्थन नहीं मिलेगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि फरवरी के अंत तक इस मुद्दे पर एक राय बन पाना मुश्किल है। भारत की तरफ से लंबे समय से प्रयास हो रहा है कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए किसानों से समर्थन मूल्य पर जो अनाज खरीद होती है उसे WTO में अस्थायी सुरक्षा मिले, जबकि WTO के कई सदस्य इस पर सवाल उठाते रहे हैं। सर, इस मामले को लेकर के भारत का साथ देने के लिए अमेरिका क्यों नहीं तैयार हो रहा है? ये एक तत्कालिक झटका है। अभी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं का ताजा दौर हुआ था, जो पिछले वीक ही खत्म हुआ, और जिसमें ऐसा लगा था कि भारत और अमेरिका के बीच अब व्यापार के रिश्तों पर जो मतभेद हैं उनमें थोड़ी कमी आई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से लैपटॉप को लेकर, हार्डवेयर को लेकर काफी दो टूक रुख अपनाया गया था, लेकिन उस बैठक से संकेत थे कि शायद WTO में भारत और अमेरिका के बीच में जो सीधा टकराव है वो रुकेगा। लेकिन अब फिर ऐसा लगता है कि अमेरिका इस मामले में यूरोपियन यूनियन के साथ खड़े होकर भारत को कोई स्पेस देने के लिए WTO में तैयार नहीं। दुनिया के 80 देश भारत के साथ ये चाहते हैं कि WTO के नियमों के तहत गेहूं की सरकारी खरीद और प्रोक्योरमेंट को मान्यता दी जाए, स्थापित रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदने की छूट दी जाए, ताकि देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके। जबकि WTO के मुक्त व्यापार नियमों के मुताबिक ये एक किस्म की सब्सिडी है, एक किस्म का सपोर्ट है मार्केट को, जो दुनिया में कृषि के कारोबार के स्वतंत्र कारोबार में बाधा के तौर पर सामने आता है। अमेरिका का रुख इस मामले में काफी दो टूक और काफी स्ट्रिक्ट है और काफी खरा है। वो इस मामले में मानता है कि भारत अपने कृषि उत्पादों पर सब्सिडी देता है और सब्सिडी के कारण दुनिया का कृषि बाजार असंतुलित होता है। अब फिर दोनों देश, अमेरिका और भारत के साथ 80 और देश भी हैं और यूरोपियन यूनियन एक साथ WTO में खड़े हैं, और ये इसी स्थिति में हो रहा है जब हमारे सामने दुनिया के बाजार में गेहूं और चावल दोनों की कीमतों में तेजी आई है। देखना होगा कि ये जद्दोजहद किस स्तर पर जाती है, लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ WTO में तालमेल फिलहाल बना नहीं है भारत का। जी, चलिए अब फटाफट कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं झटपट में। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प एक्ट की जगह नया स्टाम्प एक्ट लाने का फैसला लिया है। स्टाम्प ड्यूटी को लेकर के मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के राजस्व विभाग ने इंडियन स्टाम्प बिल 2023 को ड्राफ्ट किया है। इस ड्राफ्ट को राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करके 30 दिनों तक सभी भागीदारों की राय मांगी गई है। फिलहाल देश में 1899 का स्टाम्प एक्ट चल रहा है, जो कि 125 साल पुराना है। नया एक्ट इस एक्ट की अब जगह लेता हुआ दिखाई देगा। दुनिया भर के स्टार्टअप में निवेश करने वाले जापान के सॉफ्टबैंक ने भारतीय स्टार्टअप कंपनी पॉलिसी बाजार से पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। सॉफ्टबैंक को पॉलिसी बाजार में किए निवेश पर 225% यानी $65 करोड़ का फायदा हुआ है। पॉलिसी बाजार की तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को लेकर शेयर बाजार में दी गई जो सूचना है उसके ये जानकारी सामने आई है। GM सरसों की खेती को मंजूरी देने को लेकर के एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही फैसला होगा जो कि देश हित में जरूरी होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि GM सरसों एक टेक्निकल और वैज्ञानिक मुद्दा है, ऐसे में इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर छिड़ी बहस में वो नहीं पड़ेंगे। कोर्ट ने देश में कृषि के लिए केमिकल फर्टिलाइजर के बढ़ते इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है। इस बार के बजट में भारतीय रेल को वित्त मंत्रालय से मिलने वाले बजट में 25% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था और इस साल ये आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपए घोषित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूंजीगत खर्च के लिए बढ़ी रेलवे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसका बजट बढ़ने का अनुमान है। सर, ये कुछ खबरें झटपट की, आपकी टिप्पणी किसी पर? एक और पुराना कानून बदलने की तैयारी चल रही है स्टाम्प एक्ट को। इसको देखना होगा कि इसमें नए बदलाव कैसे आएंगे। काफी पुराना कानून था, हालांकि 1899 का कानून होने के बाद भी पिछले वर्षों में इसके कई सारे प्रावधान रिडंडेंट हो गए थे, उनको निष्क्रिय कर दिया गया था। पेपर के स्टाम्प की जगह डिजिटल और डीमैटिक स्टाम्प्स आ गए थे। स्टाम्प एक ऐसी व्यवस्था है जिसका नियम तो सरकार तय करती, पर रेवेन्यू के राज्य सरकारें कलेक्ट करती हैं। राज्य सरकारें इसकी ट्रेडर या विक्रेता होती। ये नया एक्ट में नए जो प्रावधान हैं इनमें इनके जरिए शायद डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाएगी। विस्तार से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। सरकार ने इस स्टाम्प एक्ट पर लोगों की राय मांगी है।
जी, तो चलिए आने वाले दिनों पर इस पर और ज़्यादा चर्चाएं होंगी, हम भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। और अगर आपने मनी 9 के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज